brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रिश्तों में कहा जाता है कि बुआ अगर भतीजे पर प्रसन्न हो जाए तो भतीजे को फर्श से अर्श पर ले जाती है, लेकिन अगर बुआ नाराज हो गई तो वही भतीजे को आकाश से पाताल में भी फेंक देती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ। हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, और जिन्होंने अपने भतीजे आकाश को पार्टी से ऐसा दरकिनार किया कि अब चर्चा होने लगी कि आकाश पाताल में फेंक दिए गए। क्या कुछ हुआ, क्यों ऐसा लिया गया निर्णय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज्ञानेंद्र जी हैं हमारे साथ, वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, प्रमोद गोस्वामी जी और नावेद जी। शुरुआत ज्ञानेंद्र जी आपसे। बुआ फिर भतीजे से नाराज हो गई। पहले अखिलेश और जब मायावती की गठबंधन हुआ तो कहा कि बुआ भतीजे की जोड़ी फिर आ गई, फिर एक बार फिर आकाश आनंद आए तो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, फिर उत्तराधिकारी से हटाया। अब तो आकाश आनंद को पूरी पार्टी के किसी भी पद पे ही नहीं रखा गया। क्या हो गया, बुआ फिर नाराज? देखिए, जब आप ये बुआ की बात करेंगे तो ये राजनीति की ये बुआ जो हैं ये खुश होने और नाराज होने के लिए ही विख्यात हैं। इन बुआ ने एक भतीजा बनाया था 2019 में और उनके साथ गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भतीजा घोषित किया था और खुद बुआ कहला रही थी। और उसके बाद पहले बुआ भतीजे एक साथ दिखाई दिए और उसके बाद फिर नाराज हो गई, तो उस भतीजे से नाराज हुई। तो चलिए, वो तो फिर बाहर वाले भतीजे हो गए, सैफई वाले भतीजे थे। लेकिन ये जो उनके भाई के बेटे थे आकाश आनंद, इनको लेकर 10 दिसंबर 2023 को जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, उसमें इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि 2017 से ही आकाश आनंद सक्रिय दिखाई दे रहे थे, मंच पर भी दिखाई देते थे। कई जगहों पर मायावती जहां भी होती थी आकाश आनंद दिखते थे और चर्चा भी होती थी, लोग जानने की कोशिश करते थे ये कौन है। 10 दिसंबर 2023 को आकाश आनंद को लाया गया और उसके बाद ये उनको कहते हुए बताया गया कि ये अब से पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी देखेंगे और उनको उत्तराधिकारी के तौर पर भी घोषित किया गया। मायावती ने कहा उनके बाद अब आकाश आनंद ये उनकी जो कुर्सी है ये संभालेंगे बसपा के मुखिया का दायित्व। लेकिन फिर घटनाक्रम बदला और वही बुआ जो ताजपोशी कर रही थी एकाएक नाराज हुई और 7 मई 2024 को जब आम चुनाव चल रहा था, बीच चुनाव में ही फिर से बुआ नाराज हुई और आकाश आनंद को बेदखल कर दिया गया। सीतापुर में एक भाषण दिया गया, मुकदमा दर्ज होता है और आकाश आनंद को बताया जाता है कि आप परिपक्व हैं, इमेच्योर हैं और जब मेच्योर होंगे तब देखा जाएगा। हालांकि 47 दिनों में ये आकाश आनंद फिर से बहाली हो गई, यानी वो मेच्योर हो गए। 47 दिन की मियाद में उन्होंने मेच्योर मान लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेच्योर होने के बाद एक और घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बुआ की नाराजगी और बढ़ गई। एक कहावत भी है हमारे देश में कि जो ससुराल की जो दखल होती है वो भी कई बार भारी पड़ती है। आकाश आनंद के मामले में कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। अशोक सिद्धार्थ, जिनकी बेटी प्रज्ञा से उनकी शादी हुई, अशोक सिद्धार्थ कांशीराम के समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, उसकी नींव जब रखी गई थी तब से जुड़े थे, मायावती के बड़े विश्वस्त थे। लेकिन जब घटनाक्रम बदलता रहा और वक्त बीतने के साथ ही सिद्धार्थ अशोक से नाराजगी बढ़ी और सिद्धार्थ अशोक के बेटे की जब शादी हुई आगरा में, वहां पर बीएसपी के भी कई नेता पहुंचे, बाकी सियासत के कई नेता पहुंचे, कई ब्यूरोक्रेट पहुंचे और ये मायावती को बताया गया, या जिस तरीके से चूंकि सियासत में, समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से अटकलें, कानाफूसी इनके बड़े दौर होते हैं और सियासतदान इनको बड़ी संजीदगी से लेते हैं। वही हुआ, उनको बताया गया कि अब अशोक सिद्धार्थ अपने पांव पसार रहे हैं और वो एक अलग पावर सेंटर बनाने जा रहे हैं। मायावती जैसा नेता इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है और उन्होंने बर्दाश्त नहीं भी किया और उसके बाद उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को पहले हटाया। कुछ दिन पहले उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था आकाश आनंद को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट की बात की थी और उन्होंने कहा था कि इतनी जो मेहनत कोई करेगा, जो समर्पण दिखाएगा, वो बीएसपी में वही आगे उस मुहिम को ले जाएगा। तो ये सारी कुछ अब समझ में आता है कि वो आकाश आनंद के लिए था अल्टीमेटम। आकाश आनंद शायद तब भी नहीं समझ पाए। उसके बाद बिल्कुल जो घर की बात थी उसको मंच पर सार्वजनिक तौर से बताया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ तो बिल्कुल पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे ही, पार्टी को, मुहिम को नुकसान पहुंचा रहे थे और उनकी बेटी, उन पर कितना असर होगा अपने पिता का और उनकी बेटी से जिसकी शादी हुई है और उस बेटी पर फिर अब कितना असर वो अशोक उनको आकाश आनंद पर डाल पाती हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है
और आकाश आनंद का कैरियर जो है, उनका पॉलिटिकल वो आगे की संभावनाएं हैं, वो अशोक सिद्धार्थ ने यानी उनके ससुर जी ने खराब कर दी हैं। तो ये सब कुछ नोट में लिखा गया कि पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया अशोक। सियासी घरानों के भीतर की जो बात थी वो सार्वजनिक तौर से सामने आई। तो ये जो बुआ हैं जिनकी आपने बात कही, ये बुआ अपने, चाहे वो भतीजा बाहर का हो, उससे खुश भी हो लेती हैं, नाराज भी हो जाती हैं, और अपने घर के भतीजे को तो बार बार कभी ताजपोशी करती हैं, निष्कासित करती हैं, बेदखल करती हैं, फिर साथ लाती हैं और फिर नाराज हो जाती हैं, और इतना नाराज हो जाती हैं कि उसके बाद ऐलान कर देती हैं कि अब उनके जीवन के आखिरी सांस तक अब वो सिर्फ वही रहेंगी और उसके बाद उनका पद कोई आगे का उत्तराधिकारी घोषित नहीं होगा। तो ये बुआ अपनी खुश रहने और नाराज होने भतीजे के लिए भी सियासत में लंबे दिनों तक जानी जाती रहेंगी। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल, क्योंकि आपने तो मायावती का, जब मायावती और काशीराम का दौर था और उसके बाद जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, उसमें चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन रहा हो या समाजवादी पार्टी के साथ, वो दौर भी देखा और अब ये दौर भी देख रहे हैं। क्या, कैसे देखते हैं इस निर्णय को कि आखिर क्या वजह थी कि मायावती ने ऐसा निर्णय ले लिया कि जो भतीजा उनकी आंखों का तारा था, वो भतीजा कहा जाए कि उनके सत्ता की थाती से बेदखल कर दिया? देखिए, ऐसा है, मायावती के एक दौर था जब उनका बड़ा जलजला था। काशीराम ने उनका बहुत अच्छा जो है सिस्टम बना दिया था और वो काफ़ी दिन राज भी करती रही, दो बार मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया। जब उन्होंने देखा कि उनकी आयु कुछ बढ़ रही है और वो अब इसको पूरा संभालने में शायद सक्षम ना हो, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना कोई उत्तराधिकारी बना दें। इधर उन्होंने 2014 से देखा कि उनका प्रभाव धीरे धीरे समाज में कम होता जा रहा है, तो वो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गई। उस फ्रस्ट्रेशन में बार बार वो ये सोचते रहे कि मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बना दूं जो इस पार्टी को जो है आगे बढ़ा के ले जाए। इसी क्रम में उन्होंने पहले आकाश आनंद को बनाया, लेकिन आकाश आनंद कोई राजनीतिक प्रभाव जो है समाज में छोड़ नहीं पाए अपना, जिसके कारण उनका जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया कि ये आदमी काम का नहीं है, किसी और को ढूंढो। उन्होंने इनको हटा करके, जैसे कि ज्ञानी ने बताया सारा काम, उनको हटा करके फिर उनके ससुर को और उसको अशोक को और सबको ले आए। लेकिन उन लोगों ने कुछ और ही पार्टी को जो है खराब कर दिया। वो अपने पैर फैलाने लग गए, इनको काटने की बात सोचने लग गए, इससे वो और कुपित हो गई। अब उनके सामने समस्या यह है कि वो अपनी बढ़ती हुई उम्र के बाद किसको इस पार्टी का उत्तराधिकारी बनाएं जो इस पार्टी को आगे लेके जाए। और वो इनको बार बार इसीलिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड करती हैं, कभी आकाश को, कभी अशोक, कभी उनके ससुर को। अब कोई चौथा आदमी ढूंढना चाहती हैं कि वो पार्टी को जो है अब आगे ले जाए, लेकिन उनको कोई नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर फिर ये घोषणा कर दी कि वही इसकी जो है सर्वा रहेंगी आखिर तक, जब तक उनके दम में दम है। और उनका किसी पार्टी से कोई कभी मेल नहीं होता, कभी बीजेपी से नहीं होता, कभी गठबंधन से नहीं होता। अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करती हैं, उसमें भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये सारी बातें जो है उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही हैं और बार बार वो इसीलिए अब अल्टीमेटली फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमारा उत्तराधिकारी कोई नहीं, मैं ही रहूंगी जब तक मेरे अंदर दम है। अब वो आगे कितना इसको चला पाएंगी ये वही बता पाएंगी, भविष्य बताएगा। रोज जी, सवाल आपसे कि क्या लगता है मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया? वो तो उन्होंने बताया कि अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव, यही जो वजह बताई गई यही है कि बिहाइंड कर्टन कुछ और खेल हुआ जिसकी वजह से मायावती इतनी कुपित हो गई भतीजे से? संतोष, देखिए, मायावती बहुत अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियंस में कही जाती हैं। आप लोगों ने सबने देखा भी है कि वो कहती कुछ है, करती कुछ है। एक तो और एरोगेंसी बहुत बेइंतहा है और सुप्रीमेसी अपनी कायम रखना चाहती हैं। ऐसे कई कारण हैं। इधर जिस ढंग से अशोक सिद्धार्थ ने दिल्ली के इलेक्शन में जो जिम्मेदारी दी गई और कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने उस ढंग से ना तो काम किया और पूरी तरीके से पार्टी को ये जताने की कार्यकर्ताओं को कोशिश की कि अब हमारा दामाद जो है वो पार्टी का अगला सर्वा है और जो हम तय करेंगे वही होगा। ये शायद मायावती को इसकी उनके अपने कार्यकर्ताओं ने बात पर, अशोक सिद्धार्थ ऐसा कुछ कर रहे थे, मैसेज ये दे रहे थे। ऐसा ये कहा जाता है कि दिल्ली में और आसपास अपने जो कार्यकर्ताओं का जो मायावती के इर्द गिर्द एरा बना था उसको अपनी तरफ उन्होंने, अशोक सिद्धार्थ जी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की। ये मैसेज लगी जो उनको नागवार गुजरा। एक तो ये वजह रही कि उसमें फिर दामाद को और ससुर को दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो एक घटनाक्रम, ये नेपथ्य में ये है।
लेकिन दूसरी दिख जो मेरा अपना छोटा सा अनुभव है, मुझे लगता है कि ये सब स्वांग है, वो ये उसका इतिहास है। आप बताइए कि पहले इनको हटाया गया जब उन्होंने बयान दिया सीतापुर में, उसके स्वांग का रचयिता कौन है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये राजनीतिक स्वांग ही कह सकते हैं, या मतलब मेरी नजर में अब आने वाला वक्त तय करेगा। मैं नहीं उसके प्रमाण के साथ में बात कर रहा हूँ कि इसलिए एक तो वो वहां से हटाया गया, फिर उनको ले लिया गया। आप आ जाइए कल्याण सिंह जी को। कल्याण सिंह जी ने अटल जी के लिए, भाजपा के लिए क्या नहीं कहा, और पार्टी से बाहर हो गए, फिर पार्टी में आ गए। आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए, चाचा और भतीजे में कितना धुंध हुआ और वो फिर आ गए। तो राजनीति में ये पाताल में चले जाएंगे या ये फिर आकाश में आ जाएंगे, ये कहना बड़ा, प्रोटेक्शन करना बड़ा राजनीति में, अब राजनीति मूल्यों की, राजनीति की सिद्धांतों की तो रह नहीं गई है। हाँ, लेकिन ये एक संदेश देने की जरूर कोशिश की, जो मुझे लगता है उनकी राजनीति को, जो पिछले जब से राजनीति में आई तब से मैंने उनको देखा है, कवर किया है, उनके साथ गया हूं, बहुत नजदीक से देखा है मैंने। मुझे लगता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संदेश दिया है सीधा सीधा कि मैं अपने भतीजे को भी नहीं सेंटती तो तुम क्या हो, रहना औकात में। तो ये संदेश अपने भतीजे के माध्यम से मुझे लगता है ये आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आप फिर एक बार इस पर डिबेट करेंगे कि अब ये पाताल से आकाश की तरफ कैसे आ रहे हैं। मुझे लगता है इसका निचोड़ यही है। नाइट भाई, आपसे सवाल इस बात का कि आखिर ये मायावती ने, जहां पे एक बड़ी लीडरशिप की एक क्राइसिस जिस पार्टी में गुजर रही हो, मायावती के बाद सेकंड लीडरशिप और ऐसे बड़े चेहरे जो कभी मायावती के से पैसालार, स्वयं प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, लालजी सुमन, तमाम बड़े नेता जो छोड़ के चले गए, ऐसी परिस्थिति में मायावती ने एक आकाश आनंद, चाहे 2022 के चुनाव में आकाश आनंद ने फायर ब्रांड तरीके से बयान दिए, चर्चा में आए, उसका कितना पॉलिटिकल माइलेज हुआ उस पर नहीं, लेकिन बीएसपी को चर्चा में ला दिया कि हाँ बीएसपी भी कुछ कह रही है, कुछ लड़ रही है। वो आकाश आनंद को किनारे करने के पीछे वजह क्या मानते हैं? एक बात दिलचस्प पहले तो ये करना चाहेंगे कि हमारे भारतीय समाज में जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उसमें एक चरित्र है, और उसकी पर चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, चुटकुलों में भी आता है, कहानियों में भी आता है। फूफा बहुत नाराज होते हैं, समय समय पर फूफा नाराज होते हैं, लेकिन मायावती जी ने अब इस रिश्ते को पीछे कर दिया। बुआ ज्यादा नाराज होती है, लगातार नाराज होती है, अपनों से भी, पराओं से भी, भतीजे से भी, और अपने पॉलिटिकल पार्टनर से भी। पूरा इतिहास उनका देखिए, उन्होंने हर के साथ में पॉलिटिकल रिश्ता बनाया। उन्होंने मुलायम सिंह के साथ रिश्ता बनाया जिसकी कहानी बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक हुई। उन्होंने कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन वहां भी बुआ नाराज हो गई। उन्होंने भाजपा के साथ रिश्ता बनाया, वहां भी बुआ नाराज हो गई। और अब उसके बाद में अखिलेश यादव, मुंह बोली जो बुआ हुआ करती थी, वो नाराज हुई, गठबंधन टूटा। उसके बाद एक प्रकट होते हैं आकाश आनंद, जो उनके भाई के बेटे होते हैं, रियल बिल्कुल वास्तविक भतीजे होते हैं, और भतीजे उनसे भी नाराजगी होती है, और दो एपिसोड में ये नाराज होती हुए, और बार बार यही खबर चलती है कि बुआ नाराज हो गई, यानी फूफा के आगे आ गई बुआ, और ये रिश्ता ऐसा बन गया जो बार बार जुड़ता भी है, टूटता भी है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, मायावती की इस तरह की नाराजगी और इस तरह का एक कंफ्यूज कैरेक्टर जो सामने आ रहा है, उसका कारण एक है, साफ है, उसको देखने की जरूरत है। अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन तब किया उन्होंने जब कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में आ जाएगी। परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा खूंटा गाड़ चुकी थी कि लग ही नहीं रहा था कि अब भाजपा को कोई क्षेत्रीय दल कमजोर कर सकता है या उससे लड़ सकता है। स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, समझौता हुआ। राजनीति में ऐसा ही होता है। और उस समझौते में जहां भारतीय जनता पार्टी आत्मा की तरह बस गई थी उत्तर प्रदेश में, वहां फिर भी बहन जी इतने क्राइसिस के बाद, जीरो के बाद में अच्छी खासी सीटें लाती हैं। अखिलेश यादव से आगे सीटें उनकी हासिल होती हैं, उसके बाद भी वो रिश्ता तोड़ देती हैं। और उस दिन के बाद आज तक वो उल्टी गिनती गिन रही हैं, उनका डाउनफॉल हो रहा है। बसपा हाशिए पर आ गई, जीरो की तरफ बढ़ रही है, उनका वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया।
लोकसभा में 0 सीट हो गई, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 1 सीट हो गई। ऐसी स्थिति में उनके लोग, उनका वोटर, उनका कैडर, उनका पदाधिकारी और उनके ऊपर विश्वास करने वाला एक बड़ा जनसमूह लगातार कहने की हिम्मत कर रहा है, मरमरी कर रहा है, टीवी में कह रहा है, नुक्कड़ में कह रहा है, चौपाल में कह रहा है, खेत में, खलियान में ये चर्चा हो रही है कि बहन जी को किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। आज भाजपा के इतिहास में, देश के इतिहास में, भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है भारत में। ऐतिहासिक जीत लगातार उसको हासिल हो रही है, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी वो अपने पार्टनर साथ में रखती है, गठबंधन की धर्म निभा रही है। ऐसी स्थिति में कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो बिना किसी सहारे के आगे जाएगा? बहन जी को यही संदेश देने का दुस्साहस जो लोग कर रहे हैं, उनकी शामत आ रही है। यही दुस्साहस। आरोप तो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधियां फिर अशोक सिद्धार्थ के ऊपर लगी? मुझे जो पता चला है, जो बसपा से खबर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ मरमरिंग होती है, कुछ बातें होती हैं, कुछ सोर्सेस पैदा होते हैं कि जो पूरे देश का दलित समाज, भाजपा पर विश्वास करने वाला समाज, भाजपा को आज भी एक आशा की किरण से देखने वाला समाज, जो उम्मीद करता रहा पिछले कई वर्षों से कि बहन जी किसी के साथ समझौता कर लो, नहीं तो जीरो नहीं, महा जीरो की तरफ बढ़ती जाओगी और पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज 10% कैडर बचा है, 90% बसपा के नेता जा चुके हैं। जो बचा है वो भी बहुत थक चुका है, वो भी बहुत हार चुका है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बची है। ऐसे में अगर इसी तरह का सफर रहा, ऐसे ही फैसला रहा बसपा का, यानी मायावती का, तो बसपा खत्म हो जाएगी। जो कल्पना करना भी मुश्किल है कि बसपा खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश से भी, ये पहले नहीं सोचा जा सकता था, अब सोचा जा सकता है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, आज जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, जिस तरह से राष्ट्रीय सिनेरियो पे कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस भी 2 कदम आगे बढ़ी है लोकसभा में, ऐसे में किसी के साथ में गठबंधन ना करने की जो जिद है, इसके खिलाफ कोई भी बात कहीं पीठ पीछे होती है। इसी को कहा जाता है पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होना। सिद्धार्थ साहब जो हैं, वो भी बहन जी की तरह, उन्होंने भी बहुत लंबा सफर तय किया है बसपा में, काशीराम जी के साथ के रहे हैं और कैडर के हैं वो। जब उनके साथ में रिश्ता जुड़ा, यानी वो समधी बन गए, और आकाश जो इनका एक तरह से 2 बार वारिस घोषित हो चुका है, उनके साथ में जो मरमरिंग और रणनीति तय कर रहे थे कि बहन जी काश ये मान जाएं और किसी के साथ गठबंधन कर ले, भाजपा के सहित ही कर ले, समाजवादी पार्टी पल के बिछाए हुए, कांग्रेस भी रेड कारपेट बिछाए हुए, लेकिन आप आने को तैयार नहीं है। ये जो मरमरिंग है, ये जो अशोक और आकाश के बीच में बातचीत हो रही थी और जो रणनीति तय हो रही थी, रणनीति इस बात की थी कि कैसे इस बिंदु पर बहन जी को मनाया जाए। बस यही जब कान तक आती है बात, तो लगता है, बहन जी को लगता है कि ये साजिश है और कहीं ना कहीं इस बिंदु को लेकर वो कहीं अपनी ताकत ना तैयार करके, उनको लगता है कि हमने तो सत्ता, चाहे वो अशोक हो चाहे आकाश हो, उनको ये लगता है कि अब सत्ता का मुंह कैसे देखेंगे जब तक हम गठबंधन में नहीं आएंगे। बहन जी तो कई बार मुख्यमंत्री बन गई, आगे की पीढ़ी राजगद्दी के करीब कैसे जाएगी? कुछ तो समझौता करना पड़ेगा। उस दौर में समझौता करना पड़ेगा जब भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत होने के बाद भी अपने सहयोगी दलों को अपने साथ में लेके चलती है। ऐसे में आत्महत्या बहन जी क्यों कर रही हैं? ये सोच ही पार्टी गतिविधियों के खिलाफ साजिश समझती हैं बहन मायावती। यानी जी, एक आपसे सवाल कि मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ससुर हैं आकाश आनंद के, और जब अशोक सिद्धार्थ पार्टी विरोधी गतिविधियों में है तो कैसे, चूंकि उनकी बेटी आकाश आनंद की पत्नी है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको पॉजिटिव नहीं लिया जा सकता, बाकायदा लिखा। तो जब बेटे के खिलाफ या बेटे को उन्होंने दरकिनार किया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि बेटे के साथ जो कुछ हुआ उसका प्रभाव उनके पिता, जो आकाश आनंद के पिता हैं, आनंद कुमार, जो भाई है मायावती के, उनके ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या ये कैलकुलेशन नहीं फिट बैठ रही है? अगर एक रिश्ते में पत्नी का प्रभाव पति के ऊपर पड़ता है, तो क्या बेटे का प्रभाव बाप के ऊपर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये बात तो है ही कि मायावती के परिवार में पहले भी उनके जो और भाई हैं, उनकी पत्नियों को लेकर भी मायावती सार्वजनिक तौर से नाराजगी भी जता चुकी थी, और ये भी अपने कैडर को बता चुकी थी कि कुछ साजिश हो सकती है, विरोधी उनके परिवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मौके पर ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं। दूसरी बात, आकाश आनंद
आखिर क्यों मायावती ने जैसे 10 दिसंबर को 2023 को क्यों उनके नाम का ऐलान किया था? दरअसल जब मायावती ये देख रही थी कि अभी तक जब भी उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों की बात होती थी तो सिर्फ बीएसपी की बात आती थी, लेकिन चंद्रशेखर का जब से उदय हुआ और उसके बाद नगीना से सांसद बनने के बाद मायावती के पास उनको ये समझ में आने लगा कि अब उनके पास उम्र की भी बात है, उसके अलावा युवाओं में, जो खासतौर से दलित युवाओं में एक आइकॉन के तौर पर अगर चंद्रशेखर देखे जा रहे हैं तो उनकी पार्टी में भी कोई होना चाहिए। और ऐसे में आकाश आनंद से बढ़िया कोई चेहरा तो उनके पास था नहीं, क्योंकि वो 2017 से सक्रिय थे और लंदन से पढ़ाई की हुई थी, बिजनेस की भी पढ़ाई की हुई है, बिजनेस कर भी रहे थे, अपने पिता का एक बड़ा बिजनेस रहा आनंद कुमार का। और आकाश आनंद जब सक्रिय हुए तो आकाश आनंद को आप देखिए कि आकाश आनंद को जो भी प्रमोद सर कह रहे थे उसको भी एक बार गौर करना पड़ेगा कि कई बार ऐसा भी हुआ है परिवार में कि उनके यहाँ मौका दिया गया आकाश आनंद को, लेकिन आकाश आनंद के पहला जो एक टेस्ट था, लिटमस टेस्ट कहा गया था, हरियाणा का चुनाव, यह कहा गया था कि हरियाणा में आकाश आनंद सब कुछ पूरी दारोमदार उनके ऊपर रहेगा, सारी रणनीति वो तय करेंगे। वो बाकायदा एक रथ लेकर निकलते थे, जाते थे, और वहां का जो गठबंधन था वो मायावती ने खुद तय किया था इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। वहां की 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बीएसपी, और वहां पर यह कोशिश थी कि अब आकाश आनंद यहां कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि जाट और दलित समीकरण को वो देख रहे थे, और उस समीकरण में अगर आकाश आनंद बेहतर करते, क्योंकि बड़ा आसान जगह मानकर चल रही थी, क्योंकि 2000 से 2014 तक बीएसपी वहां पर एक विधायक तो कम से कम जीतता ही रहा था, उनका वोट शेयर भी था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीएसपी खाता नहीं खोल पाई। जिस बीएसपी का उससे पहले जो वोट शेयर 4.22% हुआ करता था, वो घटकर 1.82% पहुंच गया हरियाणा में। यानी आकाश आनंद की जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो उन पर उम्मीदें जताई गई थी, वो जमींदोज हो गई, वो ध्वस्त हो गई। तो अपने पहले ही टेस्ट में वो फेल हो गए। दूसरा, उनका उससे पहले वो उत्तर प्रदेश में ही भाषण देते हुए मुकदमा दर्ज हो गया था, तो प्रथम ग्रासे मचका पाते वाला हो गया था, तो उसकी वजह से भी उनको हटाया गया। उस पर भी वो नाराज हुई, क्योंकि मायावती सीधे तौर से बहुत पंगे वाली राजनीति नहीं करती हैं। वो किसी पर एकदम हमलावर होकर, जो समाजवादी पार्टी के लिए यूएसपी मानी जाती, मायावती ऐसा करती नहीं रही, और इसी वजह से वो नाराज हुई। उनको और एक तरीके से भतीजे को बचाने की कोशिश थी। उनको लगता था कहीं कहीं ऐसा ना हो मुकदमा दर्ज हो जाए और बात आगे बढ़ जाए, उनके लिए दिक्कतें ना हो जाएं, क्योंकि राजनीतिक दुनिया के लोग आजम खान और सबको देख रहे हैं, तो इसलिए वो उस खतरे को भी, उससे भी वो दूसरों के हश्र को देख करके अंदाजा। तो वही प्रमोद सर ने जो कहा था, उनके परिवार का स्वांग की भी बात थी, तो वो वाकई में परिवार की, उनको पार्टी की भी चिंता करनी, मूवमेंट की भी चिंता करनी है, लेकिन अपने भतीजे से भी एक मोह तो रहता ही, बुआ तो है ही, तो एक वो भी देखना है। अब भतीजा ही बार बार एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा है, तो बुआ क्या कर लें? तो इसीलिए उन्होंने कोशिश की थी। और जब कोई भी साम्राज्य हो या राजनेता हो, राजनीति की दुनिया, उस अखाड़े में कोई भी शख्स ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके रहते, उसके जीते जी, उसके सामने, उसके बरक्स कोई ऐसा खड़ा हो जाए जो उसको चुनौती दे। और अगर अशोक सिद्धार्थ की जो भावनाएं हुई, महाभारत काल में भी ऐसा होता रहा और राजाओं के समय में भी ऐसा होता रहा कि जो ससुराल के पक्ष के लोगों के संग मिलकर राजगद्दी को हासिल करने की साजिशें, षड्यंत्र होते रहे थे। तो मायावती को अगर ये भनक लगी कि उनको लगा कि अशोक सिद्धार्थ कहीं अपने दामाद को यहां पर फिर से ताजपोशी कराने की कहीं ऐसा तो नहीं कुछ महत्वाकांक्षा पाले हो, तो ये तो मायावती या कोई भी राजनेता बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी राजा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साम्राज्य में भी रहा है और राजनीति में भी रहा है। तो इसी वजह से मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के पर कतरे, और उनके साथ ही अशोक सिद्धार्थ की नाराजगी का जो आंच है वो उनके भतीजे तक भी पहुंची। और एक तरीके से शायद उसे सबक भी उन्हें दिया गया है कि अभी आप संभल जाइए, क्योंकि आप देखिए आकाश आनंद ने भी हटाए जाने के बाद जो बयान दिया, बहुत संतुलित दिया, सदा दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है और मैं उनका सम्मान करता हूं पूरा। उन्होंने कहीं से भी कोई भी विरोध की, विद्रोह की, कहीं भी कोई भी एक भी तंतु उसमें दिखाई नहीं दिया है। तो ये बीएसपी में बड़ी अच्छी बात मानी जाती है कि अगर कार्रवाई हो गई और उसके बाद भी आप नाराज नहीं हुए या आपके अंदर विद्रोह की ज्वाला धधकी नहीं, तो ये बीएसपी में देर सवेर उसको इनाम भी, उसको पारितोष भी मिल सकता है। तो इसलिए ये कहना कि आकाश आनंद को अभी हटाया गया, एकदम खारिज कर दिया जाएगा, अभी फिलहाल वो भी संभावनाएं नहीं होंगी। और अगर आकाश आनंद इसी तरह संतुलित बने रहे, शांत बने रहे, तो बुआ उनको फिर से भी मौका दे सकती हैं। लेकिन हाल फिलहाल बुआ ने यह तय कर दिया है कि वो अब जब तक रहेंगी तो उत्तराधिकारी की बात इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि अब
वो इतना सतर्क हो चुकी हैं, अब तो उन्होंने ये भी कहलवा लिया अपने परिवार से कि वो उनके परिवार के खानदान में जो शादियां होंगी वो भी गैर राजनीतिक परिवारों में होंगी। तो ये तमाम जो आगे वाले अशोक, कोई सिद्धार्थ नया ना आ जाए, कोई राजनीति में जो फिर खुद की महत्वाकांक्षा को लेकर नए दामाद और अपने कोई भी आगे आने वाले दिनों में उनके संग मिलकर कोई साजिश ना रचने लगे, वो सारी संभावनाओं के ऊपर वो अंकुश लगाना चाह रही हैं और ये जता रही हैं कि फिलहाल बीएसपी में 1 से लेकर 10 तक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं। उसके बाद अगर कोई आएगा तो फिर भविष्य में देखा जाएगा। सिंगल मैन शो सिर्फ मायावती है बीएसपी में, तो क्या भतीजा परफॉर्म नहीं कर पाया, या वास्तव में अशोक सिद्धार्थ की दखलंदाजी आकाश आनंद के किनारे होने के कारण मान रहे हैं? देखिए, बात सीधी ये है, जैसे इन्होंने कहा कि 1 से 10 तक मायावती हैं और मायावती 1 से 10 तक ही रहेंगी, और वो सिर्फ ये हिट एंड ट्रायल मेथड कर रही हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है जो एक डैशिंग हो, जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो और मेरी पार्टी को आगे ले जाए। लेकिन उन्हें तीनों लोगों को ट्राई कर लिया उन्होंने, तीनों लोगों में कोई भी जो है इस तरह उनकी उस पर खरे नहीं उतर पाए उनकी अपेक्षा पर। अब उनको ये लगा कि अब ये पार्टी जो है इन लोगों के हाथ में अगर दे देंगे तो और गिरती चली जाएगी। जैसे बताया 1.4 हो गई वहाँ पे हरियाणा में है, तो इनको लगा कि अब फिलहाल जो है सारा को समेट के अपने साथ कर लिया जाए और हम इसको अभी चलाएंगे और फिर देखेंगे कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी उनको कोई मिल सकता है जो राजनीतिक रूप से परफेक्ट हो, बड़ा डैशिंग हो और जाकर के पार्टी को आगे बढ़ा सके, तो उस आदमी को फिर से सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगी। क्योंकि अब उनकी उम्र बढ़ रही है, वो इस बात से चिंतित हैं कि मैं इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाऊंगी, कितने दिन तक रखूंगी मैं। लेकिन उनको ऐसा कोई राजनीतिक परिपक्व मैन जो है वो उनको अपनी पार्टी में नहीं मिल रहा है, इससे वो चिंतित है, फ्रस्ट्रेटेड हैं पूरी तरह से और बार बार जो है यही कोशिश करती हैं, कभी उसको बनाती कभी इसको बनाती, और फिर जो मरमरिंग जो लोग कान भरने वाले होते हैं वो और उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा ये कि सबको हटा दो और फिर से मैं एक बार जो हूँ स्थापित हो रही हूँ और फिर देखती हूँ मैं कि कोई मुझे राजनीतिक उत्तराधिकारी मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी तो उनको देना ही देना है, कब तक वो अकेले चलाएंगे। तो ये उनकी परेशानी का सबब है और वो इसके ऊपर लगातार काम कर रही हैं। फिलहाल उन्होंने ये सोचा है कि मैं जो हूँ इसमें उत्तराधिकारी कोई नहीं, फिलहाल मैं चला रही हूँ, फिर इसके ऊपर वो मंथन करेंगी कि किसको जो है आगे बढ़ा करके अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। प्रमोद जी, आपसे सवाल, इन परिस्थितियों में बीएसपी को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी जो आज की स्थिति में है और जो जैसा कि अभी इन्होंने कहा भी कि वो अब गठबंधन की राजनीति है और उनकी मजबूरी है कि ना तो वो भाजपा से गठबंधन कर पा रही हैं और ना ही भाजपा की जो दबाव है उससे मुक्त हो पा रही हैं। उसकी वजह से उनका जो 20-22% था वो घट के, जैसा कि अभी कहा कि हरियाणा में घट के कहाँ पर 1.4 पे आ गया, हाँ 4 पर आ गया। तो वो उसकी दुर्गत के कारण मायावती जी हैं, क्योंकि वो जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है वो गले की फांस बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में वो दबाव कहीं ना कहीं ऐसा राजनीतिक परसेप्शन है और लोगों का मानना। आज हम लोग विधानसभा में थे तो हम लोगों ने सवाल शिवपाल जी से भी पूछा। हम लोगों ने कहा कि बसपा में मायावती ने आकाश आनंद को किनारे लगा दिया, तो शिवपाल जी, मतलब राजनीति में कहा जाता कि बड़े साफ गोई हैं, बहुत इधर उधर की बात नहीं करते, लच्छेदार बातें नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हम क्या जाने, उनका आंतरिक मामला है, बसपा जाने और भाजपा जाने। उन्होंने ये बात कही कि भाजपा जाने। वही वो संतोषी में वही बात कह रहा था, वो कहीं ना वरना क्या बचे है। जैसा कि अभी ये बात कही गई कि सारे लोग दबाव डाल रहे हैं कि किसी गठबंधन में आप आइए, इंडिया गठबंधन में आइए या एनडीए में जाइए, लेकिन न वो इधर है न उधर है, किसी गठबंधन में शामिल नहीं है और उसी की वजह से उनका वोट बैंक खसकता जा रहा है और उनको लग रहा है, और जो सपा से गठबंधन किया उसमें वो 10 ले आए और उसमें इन्हें सपा पे 5 ही रह गई। तो वो उसका एक गठबंधन का ये उनको लाभ मिला था। उसके बाद ये जो गठबंधन टूटे तो एक अविश्वसनीयता का एक संकट भारी गहरा गया है। मुझे लगता है कि जो आज की स्थिति है, अगर यही यथास्थिति बनी रही तो फिर निश्चित रूप से जितने भी उनका जो दलित वोट बैंक का उनका एक अपना जो दबदबा या उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है वो धीरे धीरे समट के आधे पे आ गया है। अगर यही स्थितियां 27 में बनी रही तो मुझे लगता है कि वो भी खसक जाएगा, क्योंकि मजबूरी है।
वो मतदाता उनका कहाँ जाएगा, उसको तो कहीं ना कहीं सहारा चाहिए होगा। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है कि आखिर अब आकाश आनंद का क्या होगा, ये बात मैंने कहा और ये आपने भी ये बात कह दी कि राजनीति में कोई स्थायी कोई निर्णय नहीं होते हैं और वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा संतोष जी कि आज नहीं तो कल फिर पैच वर्क होके वो फिर आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जो कही जा रही, अब वो निश्चित रूप से वो किसी को सर्वे सर्वा नहीं बनने देंगी, उत्तराधिकार सिर्फ वही रहेंगी मरते दम तक, ये बात उन्होंने कह दिया है और ये संदेश दे दिया कि हम किसी को भी बनाएंगे वो नंबर 2 तो रहेगा, लेकिन नंबर 1 जब तक जिंदा हूं तब तक मैं ही रहूंगी। इसलिए अब इसमें कोई दुविधा नहीं है। वोट बैंक अगर बचाना होगा मायावती को या अपनी पार्टी को रिवाइव करना होगा तो उनको कहीं ना कहीं किसी भी गठबंधन में जाना होगा, चाहे वो एनडीए में जाए अथवा इंडिया में आए, वरना उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय और खसक के बहुत स्थिति दुर्गति पे आ जाएगी पार्टी। नाथ भाई, आपसे सवाल कि शिवपाल जी ने जो कहा कि बीएसपी का ये आंतरिक मामला है तो बीएसपी जाने या भाजपा, तो आपको कुछ लगता है इसमें कि पीछे, क्योंकि चर्चाएं यही होती है कि होता बीजेपी बीएसपी में है लेकिन करवाती बीजेपी है, ये तमाम बार आरोप लगे हैं। बस यही जो उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर जो तंज होते हैं, उनके ऊपर उनको कमजोर करने की जो कोशिशें होती हैं, उसमें यही सबसे मजबूत पॉइंट है कि वो खुद उनका अस्तित्व अब नहीं बचा है। वो भाजपा के इशारे पर उनकी पॉलिटिकल रणनीति तय होती है और वो भाजपा को जिताने के लिए खुद हार जाती हैं, विपक्ष को हराने के लिए खुद हार जाती हैं और भाजपा जीत जाती है। ये उनके ऊपर तोहमतें लगती रही, इसमें क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो पॉलिटिकल समीकरण होते हैं उससे तो यही लगता है कि भले ही उनकी मंशा बसपा की या मायावती की ना हो, लेकिन बसपा का जो भी बचा कुचा अस्तित्व है वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है और इस वजह से ही उनका वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक कट भी गया है कि जिसका खुद का अस्तित्व नहीं, किसी को जिताने के लिए हम उसे वोट क्यों दें। इस तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां, देखिए मुख्य बात आकाश की इस वक्त जो हो रही है, एक बात समझनी होगी कि ये बात तो तय हो गई, मायावती 2000 बयान भी दे दें कि अभी वारिस तय नहीं है, लेकिन ये तो तय हो गया कि वारिस तो तय हो गया है और उसका नाम आकाश है। मायावती के परिवार में उनके भाई जो संगठन में बड़े ओहदों पे रहे, लंबे समय तक रहे, अभी भी उनका प्रमोशन ही हुआ है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, काफी अस्वस्थ हैं और उनके परिवार में कोई भी चेहरा नहीं आया है सिवाय आकाश के। आकाश भी आए हैं, बड़े शानदार तरीके से आए हैं, पॉलिटिकल मंच पर भी आए हैं, मायावती के बगल में बैठ के उन्होंने ब्रीफिंग भी की है और मायावती जी ने उनको अपना वारिस एक बार कह दिया तो तय हो गया। अब वो जितनी बार बुआ नाराज हो, जितनी बार उसका कंडेम करें, जितनी बार, लेकिन ये तय हो गया कि आकाश आनंद के मन में तो ये बात आ गई कि अब तो हम ही हैं, क्योंकि वो दूरगामी परिणाम भी तो देखे जाते हैं ना। आगे एक बहुत बड़ी संपत्ति है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत है, वो जाएगी कहां। भारत की तो ये परंपरा बन गई है कि राजनीतिक विरासत किसी ना किसी को हासिल होती है और सत्ता मिलती है, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं कि बहन जी का भतीजा है, बुआ का भतीजा है, इस तरह की चीजें, जैसे नहीं कि इंदिरा जी की पोती है और इंदिरा जी का बेटा है और राजीव जी का बेटा है, ये सारी चीजें जो हैं मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में इसका इस्तेमाल होता है और ये एक बार प्रोजेक्ट हो गए आकाश तो हो गए। आने वाले समय में बहन जी को बहुत दीर्घायु दे, लेकिन 10, 20, 25, 50 साल कोई कितना जीता है, 100 साल एक एवरेज होती है, उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है और भविष्य में लोगों को लगने लगा है कि बहन जी के बाद में आकाश आनंद, और ये तय हो गया। इसीलिए वो थोड़ा सा पवेलियन में रेस्ट करने के लिए, पानी पीने के लिए, तौलिए से मुंह पोंछने के लिए बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे, लेकिन वो यही चाहेंगे। अब उनको एक बैकअप उनको मिल गया कि मायके पक्ष से बहन जी जिनकी पूरी विरासत है बसपा, और ससुराल पक्ष से भी उनके ससुर भी जो बसपा की नसों से जुड़े हुए हैं, जो उसके इतिहास से जुड़े हुए हैं। और मैं फिर यही बात कहता हूं कि जो बहन जी की इतनी बड़ी ताकत रही है कि उन पर दबाव बनाने वाला आज तक कोई नहीं रहा काशीराम के बाद, लेकिन अब स्थितियां ये हो गई हैं कि उनके ऊपर दबाव बनने लगा। और जब आकाश आनंद की शादी इस घर में हुई जो बसपा से जिनका ताल्लुक था, तो एक लॉबी तैयार हो गई। उस लॉबी ने यह तय किया कि बहन जी को राजी किया जाए कि गठबंधन में आओ, नहीं आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। यही चीज नाराजगी की है और इस बात पर अड़िंग है कि वो किसी भी हालत में अब किसी गठबंधन में आने वाली नहीं है। लेकिन एक लॉबी इस बात का इंतजार कर रही है कि जहां मौका मिले वहां हम बसपा को एक नई सूरत में प्रोजेक्ट करें, बैकफुट पे लाके बहन जी को। शुक्रिया आप सभी का। तो
बुआ मायावती भतीजे से क्यों नाराज हुई, उसकी वजह ये तमाम उन लोगों ने बताई कि आखिर मायावती ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं, बीएसपी को इस कदम के पीछे क्या परिणाम देखने मिलेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने बीएसपी और मायावती दोनों को बहुत नजदीक से जाना, समझा और कवर किया। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, अगले मुद्दे पर फिर मिलेंगे आपके साथ। संतोष कुमार, यूपी तक।